बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम है रुबाब और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से एक टॉपिक है, सिडविक थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। जो सिडविक थ्योरी थी वो प्रपोज की गई थी 1927 में बाय सिडविक। इससे पहले जो वर्नर थ्योरी थी वो प्रपोज की गई थी 1893 में, तो राउंड अबाउट 34 ईयर्स बाद ये थ्योरी आती है। जो हमारे पास वर्नर थ्योरी है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी को एक्सप्लेन करती है, जिसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सेंट्रल मेटल एटम की, इसे हम बड़े अच्छे तरीके से जस्टिफाई करते हैं। इसके अलावा जो आयनाइजेशन होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की वो बड़े अच्छे से एक्सप्लेन हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर थ्योरी। लेकिन जो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड का जो बॉन्ड होता है वो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं होता। इसके अलावा बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम वर्नर थ्योरी की बेस पर प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जैसे कि 4Fe6 है कोबाल्ट के, और कुछ हमारे पास हैवी मेटल्स हैं जिनको हम वर्नर थ्योरी की बेस पर एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इस थ्योरी की एक ख़ास बात यह है कि इसमें एक इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर, एक रूल आएगा जो इस चीज़ को समझने में हमारी हेल्प आउट करेगा कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो क्यों स्टेबल होगा, या कब कम स्टेबल होगा, या कब ज़्यादा स्टेबल होगा। एक और बात, जो हमारे पास लिगेंड टू मेटल एटम बॉन्ड है, इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर पाते हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो ज्योमेट्री है वो निस्बतन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाती है, क्योंकि हम थोड़ी सी स्टेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इस थ्योरी और प्रीवियस थ्योरी में रह जाएंगी, जैसे कि मैग्नेटिक बिहेवियर है, कलर है। जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो यहाँ पर सही से एक्सप्लेन नहीं होती, तो इसलिए हमें मॉडर्न थ्योरीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो फ़िलहाल हम इस थ्योरी को समझेंगे कि हमें कितना एक्सप्लेन करती है। लेक्चर पूरा देखना है आपने, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। सिडविक थ्योरी एक्सप्लेन दैट द लिगेंड्स डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड थस फॉर्म अ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। यानी कि जो लिगेंड्स हैं वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर और सेंट्रल मेटल एटम एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, और इनमें जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। सिडविक थ्योरी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। उसके बाद जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन होता है, इसका आपको पता है कि इससे इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, या इसके डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, तो अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट इसको हम लिविस एसिड बोलते हैं, ठीक है। और जो लिगेंड्स होते हैं वो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को, और अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट इन्हें हम लिविस बेस कहते हैं। इसके बाद जो लिगेंड्स हैं वो, अगर एक लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो इसे हम मोनोडेंटेट कहते हैं, अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो इसे डाइडेंटेट, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो इसे ट्राइडेंटेट बोलते हैं, एंड अप टू सो ऑन। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जो तो इनमें जो बॉन्ड होगा वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा। यानी कि जो ऐसा बॉन्ड जो एक ही एटम से या एक ही स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, या इलेक्ट्रॉन पूरा देने से बनता है, इसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसके बाद द एरो बिटवीन द एल एंड एम रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। एक तो है कोबाल्ट अमोनियम और दूसरी है कोबाल्ट अमोनियम क्लोराइड। तो जो कोबाल्ट है वो इसमें सेंट्रल मेटल एटम होगा, और जो अमोनियम होगा वो इसमें लिगेंड होगा। तो इनकी जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहीड्रल है। एरो हेड टूवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। एरो हेड टूवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम होगा क्योंकि लिगेंड्स डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को। इसके बाद कोबाल्ट अमोनियम क्लोराइड है, इसमें चार्ज कम होकर 2 पॉजिटिव बचेगा क्योंकि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, लेकिन इसको बताने का मकसद ये था कि हम किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की टाइप ऑफ बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग है इसको हम सिडविक थ्योरी में किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। और इसका जो सबसे बेसिक पॉइंट है वो है इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, जो आपने सबसे ज़्यादा फोकस होकर समझना है।
इसमें जो 2 पॉजिटिव है ना इस एग्जांपल्स में, वो ओवरऑल चार्ज है कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम का, वो सारा का सारा चार्ज कोबाल्ट का है। और इसके बाद हम इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल की बात करते हैं कि जो इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल है ये क्या कहता है। सेंट्रल मेटल एटम और आयन ट्राइज टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड अंटिल इट रीचेस नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ठीक है, जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन है ना, वो ट्राई करता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम लिगेंड से। तो जब हम इनके ओवरऑल चार्ज को जमा करेंगे, जो एटम्स हैं उन सबको जमा करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसमें आएगी, तो वो सब मिला के इनकी नोबल गैस कन्फिग्रेशन के इक्वल हो जाएगा। तो आपको पता है नोबल गैसेस बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं, तो ये भी स्टेबल होगा। और वो एग्जांपल जो यानी कि वो कंपाउंड जो इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो करेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ये जो इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल है ये एक बेसिक रूल है सिडविक थ्योरी का। इसके बाद हम देखते हैं इसका फॉर्मूला। इसमें आ जाता है z-x + n × y। तो इसमें जो z है वो एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, x ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, n नंबर ऑफ लिगेंड्स और y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट लिगेंड्स डोनेट। अब इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल का ये मतलब होता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स अटैच होंगे वो कलेक्टिवली मिलके इसको इतना स्टेबल बनाएंगे कि वो नियरेस्ट नोबल गैस जैसा स्टेबल होगा। जैसा कि आपको पता है कि जो नोबल गैसेस होती हैं वो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन होती हैं। द एलिमेंट्स डेट आर नियर डी ब्लॉक आर क्रिप्टॉन एंड जिनॉन विद एटॉमिक नंबर क्रिप्टॉन 36 एंड जिनॉन 54। तो इनमें जो नोबल गैसेस डी ब्लॉक के करीब होती हैं वो क्रिप्टॉन और जिनॉन होंगी। नेक्स्ट हम इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 27 होता है, तो जी जो होगा वो 27 होगा। एक्स जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो इसमें 3 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 3। और एन होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स, और जो वाई होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डैट लिगेंड्स डोनेट। तो फार्मूला लगा के इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करके जो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आएगी बाद में सॉल्व करने के बाद वो 36 होगी। इन दिस एग्जांपल 36 इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन 36 विच इज़ अ नोबल गैस। तो इसकी जो कलेक्टिवली सारा सॉल्व करके हमारे पास 36 आ रहा है, वो क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर किसका है, क्रिप्टॉन का, जो कि एक नोबल गैस है। तो ये इक्वल हो गए, तो ये स्टेबल है और ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो कर रही है। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल्स में भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। सिर्फ यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें 3 थी, इसमें 2 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमें 37 मिलेगा। अब इन दिस एग्जांपल 37 इज़ नॉट द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन 36 एंड आर्गॉन 54। थस दिस एग्जांपल डज नॉट फॉलो द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल एंड इज़ नॉट स्टेबल। इसके बाद हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं, K4FeCN6। तो K4 है तो यहाँ पे 4 पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर जो मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो ऑब्वियसली -4 होगी। तो जो इसमें सेंट्रल मेटल एटम है वो आयरन है। इसके बाद हम आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और सेम इसी तरह से पिछली एग्जांपल्स की तरह भी हम इसको सॉल्व करेंगे इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल से। लास्ट पे हमें मिल रहा है 36, जो कि एटॉमिक नंबर है क्रिप्टॉन का। तो ये भी एक स्टेबल कंपाउंड है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो कर रहा है। इसके बाद हम सिडविक थ्योरी का एक ड्रॉबैक देखते हैं कि दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन दैट मैनी लिगेंड्स डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, thus a great negative charge collect on central metal atom. दिस चार्ज डज नॉट एक्सप्लेन बाई सिडविक थ्योरी। यानी कि अगर बहुत सारे लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो उस सेंट्रल मेटल एटम पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, और ये नेगेटिव चार्ज एक्सप्लेन नहीं हो पाता सिडविक थ्योरी से। इसके बाद एक ट्रिक है इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल की, कि अगर एटॉमिक नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद अगर हमारे पास आंसर जो आता है वो इवन नंबर होगा
तो मोस्टली ये चांस होते हैं कि वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल फॉलो कर रहा है इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो ऑड नंबर होगा, तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये फॉलो नहीं करेगा इफ़ेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। उम्मीद है कि आपको पूरे लेक्चर की समझ आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।